नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल्स के, बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के, संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और विजय डाटा हैं, एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, चर्चा की शुरुआत आज हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर ये है कि खाने के तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आप देखिए कि और इसके पीछे एक तो अंतर्राष्ट्रीय वजह जिम्मेदार हैं। जिस तरह से इंडोनेशिया में पाम तेल के दाम बढ़े, वहाँ पर सख्ती हुई एक्सपोर्ट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा, क्योंकि इंडिया पाम ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है। और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन विवाद के बीच सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट जिस तरह से प्रभावित हुआ, उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। ताज़ा खबर यह है कि भारत ने रूस से रिकॉर्ड भाव पर सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट किया है। युद्ध से पहले $1630 प्रति टन के भाव पर इंपोर्ट होता था, जो अब बढ़ के $2150 प्रति टन के भाव पर पहुंच चुका है। तो ये तमाम वजह हैं। तो मेरा पहला सवाल बजोरिया जी आपसे ही होगा। सर, अब तो मस्टर्ड की अराइवल भी ठीक ठाक शुरू हो रही है, उसके बाद भी राहत नहीं? जा जी, देखिए, मस्टर्ड के अराइवल शुरू होने से राहत तो है। विजय जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। जहाँ तक सनफ्लावर ऑयल का सवाल है, वो बात सही है कि आफ्टर ऑल इन्वेजन शुरू हुआ है, महीने भर से ये लड़ाई चल रही है और वहाँ से यूक्रेन से सप्लाई पूरा रुक गया है। तो सनफ्लावर को शूट अप होना ही था, और अभी शूट अप होने से $2150 में हमने कुछ तेल खरीदा है, और अभी फर्दर ऑफरिंग है 2150 की। अभी हमारे बाइंग $2050 का है इंडिया का, और फ्लो हमें रशिया से और अर्जेंटीना से मिल रहा है। यूक्रेन का फ्लो रुक चुका है कम्प्लीटली। हमारा 2-2.25 लाख टन महीने का जो इम्पोर्ट होता था सनफ्लावर का, वो रशिया और अर्जेंटीना मिला के हमें अभी 1 लाख 10,000 टन तक तेल तक मिलेगा बाकी। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई है कि जो सनफ्लावर की बाकी की डिमांड थी, वो कुछ ग्राउंड ऑयल पे चली गई है, राजस्थान पे चली गई है, सरसों पे चली गई है, रेपसीड रिफाइंड पे चली गई है, और या इम्पोर्टेड ऑयल में पाम और सोया पे चली गई है। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन, डिमांड डाइवर्जन हो गया है बहुत ज्यादा कीमतें जाने से और अवेलेबिलिटी कम होने से। और इस तरह से जाके कोर डिमांड जो सनफ्लावर की इंडिया में है, वो समझ के चले 1 लाख टन की जो इनइलास्टिक डिमांड है, वो कितना भी प्रीमियम हो उतना 1 लाख टन तो सनफ्लावर ऑयल लोग खाएंगे। बाकी का जो एडिशनल था 2-2.25 लाख टन जो आता था, वो एक फ्लेक्सिबल डिमांड थी। तो इस तरीके से सनफ्लावर ऑयल का बैलेंस शीट मैनेज हो रहा है। बट फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लोगों ने मेहनत करके इतने बड़े सनफ्लावर ऑयल ब्रांड बनाए, इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरियाँ लगाई है इंडिया में, और उन लोगों को सडनली एक चोकअप हो गया सप्लाई। सब में ज्यादा बड़े सप्लायर यूक्रेन से, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ब्रांड किया हुआ इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रहा है। तो हम तो सब ये कल जैसे न्यूज आई थी थोड़ा बहुत सीज फायर की, तो सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन क्या है, ग्राउंड लेवल पे उसका इफेक्ट होते हुए दिखे बगैर मार्केट उस चीज को कॉन्क्रीट नहीं समझता है, अनाउंसमेंट को। तो अभी ग्राउंड लेवल पे फर्दर 2-4 दिनों में क्या इफेक्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके हिसाब से आगे जाके समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली सीज फायर का वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी यूक्रेन में शुरू होने की जगह बन रही है कि नहीं बन रही है। बिकॉज यूक्रेन में देखिए क्या होता है कि जो फार्मर्स को सीड जो है फार्म से फैक्ट्री भेजना पड़ता है, सीड क्रश होना पड़ता है, वहाँ से ऑयल बनना होता है, ऑयल बन के पोर्ट पे जाना होता है, फिर वेसल को आके वहाँ से लोड करना पड़ता है। ये पूरी एक्टिविटी पहले जान और जोखिम और डर से ही आदमी बचने की कोशिश कर रहा है। तो वो कमर्शियल एक्टिविटी में काम पे जाने का कब सोचेगा। तो अभी ये सब जाएगा, करेगा काम पे, तो एक्टिविटी थोड़ी बहुत शुरू होगी और थोड़ा बहुत चक्का आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, यूक्रेन में दिक्कत ये है कि सनफ्लावर के अगले सीजन के लिए सोइंग का टाइम शुरू हो गया है। अप्रैल और 15 मई तक मेन सोइंग सीजन होता है। तो उसके लिए फार्म इक्विपमेंट है, सीड है, फर्टिलाइजर, ये सब चीज किसानों के लिए जरूरी है वहाँ के बड़े। तो वो भी एक एंग्जाइटी का इशू बना हुआ है कि ये सीजन का तो जो है प्रॉब्लम है, ठीक है सर, लेकिन अगले सीजन में क्या होगा, सोइंग कितनी हो पाएगी, वो भी देखने वाली बात है। ओके। तो चलिए, ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई है। लेकिन डाटा जी, आप जरा बताइए सर, आप तो मस्टर्ड को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं
क्या उम्मीद की जाए कि अब चूंकि सरसों की अराइवल ठीक ठाक तरीके से शुरू हो रही है, आगे और पीक मतलब अराइवल बढ़ेगी, तो आप जरा बताइए सर, क्योंकि तमाम जो आंकड़े हैं वो बड़ा डराने वाले आंकड़े हैं कि जनवरी में जो सूरजमुखी तेल का भाव 179 था वो मार्च में 193 हो गया, बेंगलुरु में 148 से बढ़ के 194, पाम तेल का भी वही हाल है, जनवरी में 133 रुपये प्रति लीटर के भाव बिकने वाला भाव अब 168 हो गया है, बेंगलुरु में 137 का पाम तेल अब 168 का हो गया है, मुंबई चेन्नई सब जगह यही हाल है सर। कुछ राहत की उम्मीद देख रहे हैं आप? देखिए, सरसों ने राहत दी है जाजी। हाँ, सरसों का कच्ची घानी का तेल होलसेल में 180-82 रुपए किलो बिक चुका था। अच्छा, जो सरसों के अब अराइवल प्रेशर के दौरान इस समय 145-46 रुपए किलो होलसेल में है। होलसेल में है, अच्छा। हाँ, 145-46 रुपए किलो है। अब इससे घटना चाहता है क्योंकि फसल बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन रीजन क्या है कि सोयाबीन रिफाइंड अभी ऊंचा है। अच्छा, तो मस्टर्ड का रिफाइनिंग शुरू हो गया है। अच्छा, तो सोयाबीन रिफाइंड जरिए 148-50 रुपए किलो करीब होलसेल में है, तो मस्टर्ड एक्सपायर तेल 143 रुपए किलो करीब में रिफाइनिंग में जा रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी जब तक सोयाबीन रिफाइंड नहीं टूटेगा, सरसों का तेल नहीं टूट के देगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि थोक में सरसों तेल के दाम कम हो गए हैं, कच्ची घानी का रेट आप कह रहे हैं कि थोक में 145 रुपए किलो है। तो 145 अगर हो गया है सर, तो रिटेल में कब दिखेगा सर इसका? देखिए, ये धीरे धीरे 10-15 दिन लग जाते हैं पाइपलाइन में पहुंचने में। हाँ, और क्योंकि पैकिंग होता है, ये होता है, भाव तो लगातार घटे ही हैं। फसल का पीक भी चल रहा है अराइवल से, ये समझ लीजिए। हालांकि अराइवल पहले जो ऊपर में 15 लाख बोरी चली गई थी, वो अब 5-6 लाख बोरी ही रह गई है। अच्छा, क्लोजिंग है, कुछ मंडियां बंद है। अप्रैल में फर्स्ट वीक में कुछ अराइवल का दबाव आएगा, तो हो सकता है कुछ और भाव घट जाए। तो सर नहीं, मतलब ये भाव घटना तो ठीक है, लेकिन कंज्यूमर के फ्रंट पर राहत नहीं मिल रही है। और उस फ्रंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी राहत मिल सकती है कंज्यूमर के लिए सरसों तेल में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एमआरपी धीरे धीरे हम हर 15 दिन में 10 दिन में घटा रहे हैं लगातार रेगुलरली। तो एमआरपी घटी है, वो धीरे धीरे पाइपलाइन में पहुंचता है। सरसों को फसल आनी शुरू हुई है, मार्च में ही तो आया है ना पीक। अभी धीरे धीरे कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो घटे एमआरपी का ही माल मिलेगा कंज्यूमर को। अभी कितना घटेगा सर? घट जाना चाहिए, 10-20 रुपए लीटर तो आराम से घटेगा। अच्छा, 10-20 रुपए लीटर आप कह रहे हैं कि घट सकता है, लेकिन बजोरिया जी एक बार जरा आप बताएं कि 10-20 रुपए तो ठीक है, ये तो सरसों तेल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सोयाबीन के जो हालात हैं, पाम तेल के हालात हैं और जो सूरजमुखी तेल के हालात हैं, इस मोर्चे पर कितना वक्त लगेगा राहत मिलने में? जनाब देखिए, अभी राहत ऐसा रिलेटिव वर्ड हो गया है आज की दुनिया में कि एब्सोल्यूट राहत तो अपने भूल जाएं। कोई कमोडिटी में आज एब्सोल्यूट राहत नहीं, वर्ल्ड ओवर नहीं, किसी देश को नहीं है। जो प्रोड्यूसिंग देश है वहाँ भी त्राही मची हुई की कीमतें इतनी ऊंची हुई। इंडोनेशिया में पॉपुलेशन चिल्ला रही है, अमेरिका यूरोप में भी इसके बारे में बातें हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो ये 2 साल से हम देख रहे हैं। हर असेट क्लास जो है वो अपने लेवल से 50 से 100% बढ़ा हुआ है। अभी पेट्रोल भी जो हम 70-80 रुपए में खरीदते थे वो 110 में खरीद रहे हैं, 120 में खरीद रहे हैं। तो अब वो राहत क्या है? अभी वो 120 का 100 हो जाता है तो राहत हो जाती है। तो उसी तरह से हमारे को एडिबल ऑयल में भी राहत तो है कि वही जो हमारे यहाँ पीक कीमतें थी उससे $200 प्राइस कम है सनफ्लावर को छोड़ के। गवर्नमेंट की 38.5% ड्यूटी थी, वो 5.5 पे है। तो नहीं तो तेल आज गवर्नमेंट 38.5% ड्यूटी होती और पीक कीमतें होती तो आज तेल जो आप देख रहे हो कि जो 160-70 रुपया किलो जो है, 160 रुपया किलो सोयाबीन का पाम का जो तेल है वो आपको 190-200 होता था, 220 होता था। अच्छा, तो रिलेटिव राहत तो है। एब्सोल्यूट राहत वाला समय अभी आने को 1 साल और लगेगा। वर्ल्ड में प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होंगे, क्रूड ऑयल थोड़ा कूल डाउन होगा, ठीक है, तब जाके एब्सोल्यूट राहत मिलेगा कि आप सोच सकते हो कि भाई तेल जो है वो 110-120 रुपया किलो में रेंज में आ जाएगा। वो भी आएगा, लेकिन उसको मेरे ख्याल से 8-9 महीने साल भर लगेगा। अच्छा, जो रेंज 110-120 रुपए किलो के रेंज में अभी एडिबल ऑयल को दिखना है तो। ओके सर, ठीक है। लेकिन डाटा जी एक बात जरा आप बताएं सर कि अभी जो सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट हो रहा है खास करके रूस से, वो बहुत महंगे भाव पर हो रहा है। जो 1 साल पहले, मतलब 1 साल पहले भी नहीं, युद्ध से पहले $1630 प्रति टन के भाव पर इंपोर्ट हो रहा था, जो अब बढ़ के $2150 प्रति टन पे पहुंच गया है। हालांकि बातचीत की पेशकश बार बार हो रही है रूस और यूक्रेन में। आप जरा बताएं कि ये इंपोर्टेड कॉस्ट हमारी कब कम हो जाएगी और कितनी कम हो सकती है अगर ये बातचीत हो जाती है तो रूस और यूक्रेन में? देखिए, एक बात पिछले दिनों से जरूर चली है पूरे वर्ल्ड में
कि जो खाने की चीजें हैं उनका बायोडीजल और इथेनॉल बनाने पे कुछ मैंडेट इसको थोड़े लोअर किए जाएं। जो मतलब करीब 25% भी यदि इथेनॉल और वो बायोडीजल के मैंडेट्स कम कर दिए जाएं, जितना बायोडीजल और इथेनॉल बन रहा है, तो उससे फूड ग्रेन पे भी, शुगर पे भी और एडिबल ऑयल्स पे सब पे अच्छा खासा मंदा आ सकता है। और ये आवश्यकता है समय की। सभी देशों को सोचना चाहिए, यूरोप को भी, अमेरिका को भी, ब्राजील को भी और मलेशिया, इंडोनेशिया को भी, कि हम कम से कम 25% यदि बायोडीजल का प्रोडक्शन कम कर दें और ऐसे इथेनॉल का प्रोडक्शन कम कर दें। गेहूं के दाम देखिए 30-40 साल के हाईएस्ट लेवल पे विदेशों में चल रहे हैं। हाँ। ऐसे ही मक्का के चल रहे हैं, ऐसे ही शुगर के भी भाव बढ़े हुए हैं, ऐसे ही खाने पीने के तेलों के भाव, इसी तरीके सारी कमोडिटीज बढ़ी हुई हैं। जैसे संदीप जी बता रहे थे, सारी कमोडिटीज हैं। अभी थोड़ा सा समय है, कुछ समय के लिए, चाहे साल 6 महीने के लिए गवर्नमेंट अगर सभी देश ये तय कर लें कि भाई फूड पहले खाने के लिए है, फूड आइटम्स, न कि जलाने के लिए। अच्छा डाटा जी, एक बार बताएं सर, ये जो दाम बढ़ रहे हैं खाने के तेलों के, सीड के भी हालांकि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है सर, मतलब एडिबल ऑयल कंपनियों की, आपसे मेरा मतलब उन तमाम कंपनियों से है जो इस बिजनेस में हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है या घटा है रॉ मटेरियल की? हाँ देखिए, सोयाबीन में 15 दिन क्रशिंग मार्जिन रहे, उसके बाद से सोयाबीन प्लांट सोयाबीन के नेगेटिव मार्जिन में है। जैसे ही मस्टर्ड में सिर्फ मार्च में क्रशिंग मार्जिन रहे थे, अब 2-3 रोज से क्रशिंग मार्जिन खत्म हो गए। अच्छा। किसान ने सरसों रोक लिए, अराइवल्स मंडी में है नहीं, किलो के दाम घट गए हैं, अब क्रशिंग मार्जिन अभी से खत्म हो गए। सोयाबीन के रास्ते पे सरसों चल पड़ी। छोटे व्यापारियों ने माल रोक, छोटे किसानों ने और बड़े किसानों ने रोक लिया, और किसानों का माल वापस गाँव में छोटे छोटे लोग और स्टॉक करने लग गए। 1 लाख किसानों के पास माल पैदा हुआ था, 5 लाख और 10 लाख स्टॉक इस देश में इकट्ठे हो गए। कोई 5 टन ले रहा है, कोई 2 टन ले रहा है, कोई 20 टन ले रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा बजोरिया जी, एक बात सर आपसे और, कि सीजन में जो सरसों का भाव है वो एमएसपी से ऊपर है, मतलब एमएसपी सरसों की है 5,050 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि मंडियों में भाव 6,300 से लेके 6,600 रुपये तक बिक रहा है। तो जब एमएसपी से ऊपर है भाव, तो क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब एमएसपी से ऊपर है, मतलब दाम ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इस बात की कितनी उम्मीद की जाए कि मस्टर्ड का जो फ्यूचर है, जो वायदा है, वो शुरू हो पाएगा अभी? एक मिनट, आज देखिए, ये फ्यूचर्स का बहुत जरूरी है शुरू होना। बहुत दिन हो गए, हमारे 6 महीना करीबन होने हैं जब से बैन करा है। इलेक्शन भी सब हो गए हैं। हाँ। और ये क्लियर हो गया है कि वायदा बंद करने बाद भी मार्केट इंटरनेशनल बढ़ा तो इंडियन मार्केट बढ़ गया। तो ये तो वायदा कोई ब्लेम करने वाली चीज नहीं थी कि वायदे के कारण में तेजी आई थी मार्केट में। वो तो फंडामेंटल फैक्टर से तेजी आई थी। तो इसीलिए फ्यूचर्स मार्केट तो प्राइस डिस्कवरी करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है। तो अभी मेरे ख्याल से फ्यूचर मार्केट वापस शुरू करने का टाइम आ गया है। और हमारे ऑयल सीड में, सोयाबीन में, मस्टर्ड में और पाम में और सोयाबीन ऑयल में गवर्नमेंट को वापस से रिकंसिडर करके इमीडिएट इसको शुरू करना चाहिए। ये जरूरी है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी इंक्लिनेशन मिलेगा कि कुछ बातचीत हुई है क्या आप लोगों की? आप तो सी को आप लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। एसोसिएशन की तरफ से इंडिविजुअल लेवल पे भी 50 बार हमने गवर्नमेंट को ये बात टेकअप करी है। वो लोग ने भी बोला है, हमने इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कॉन्क्रीट जब नोटिफिकेशन आएगा, एक्शन आएगा, जब भी इसको माना जाएगा। इवन एक्सचेंजेस एमसीएक्स सेंसिटिव कोशिश क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? मतलब आप व्यक्तिगत तौर पर क्या? जनाब देखिए, ये महीने 1.5 महीने में शायद गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव सोच के इस पे एक्ट कर ले। अच्छा, ऐसी उम्मीद हम बनाए हैं। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका और डाटा जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बात करने के लिए कि ओवरऑल जो ऑयल का मार्केट है अभी किस तरह से आगे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार के लिए आज के बाजार में आपके लिए क्या है। पहला तो ये कि गोल्ड के दाम करीब 300 रुपये बढ़े हैं, चांदी भी ऊपर है, कच्चा तेल भी तेज है। तो बीरेन जी, आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों काउंटर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं? जून गोल्ड को 51,300-400 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, यहाँ से 200-250 रुपये नीचे। और अपना टारगेट हम 51,800-900 के आसपास रख सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस हम 51,000 पे रख सकते हैं। यानी 300-350 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट करीबन 550-600 का रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी, आप ये कह रहे हैं। अच्छा भाविक जी, टेक्निकल चार्ट पर अभी मार्केट कैसा दिख रहा है आपको, बुलियन का, गोल्ड का और सिल्वर का? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट टेक्निकली गोल्ड और सिल्वर में अगर देखें तो थोड़ा मैं ज़्यादा बुलिश गोल्ड में हूँ। हालांकि आज अगर देखें तो सारे बुल
डोमिनेट कर रहा है हमारे सारे एसेट क्लास को, बीट बुलियन, एनर्जी या बेस मेटल्स पे। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन अगर सोना भी 51,400 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट आता है तो बाय कर सकते हैं 51,200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 51,800 का। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जब तक 51,000 के ऊपर है तब तक चार्ट में सोना बुलिश ही लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है प्रहलाद का, पूछिए प्रहलाद। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, वकील जी सवाल है, हाजिर में गुआर पड़ा है तो सर इसको रखें क्या करें? 2-3 महीने 4 महीने में ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? हाँ, ग्वार आपके पास हाजिर में पड़ा हुआ है, आप जानना चाहते हैं कि 2-3 महीने के लिए क्या करें। बताइए वीरेंद्र जी, क्या करें? ग्वार में अभी रखना चाहिए अभी? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि जब फसल होगी शुरू, बिजाई अगले 2 महीने में बिजाई शुरू होगी, नया मानसून जब आएगा तो केस्टर और कॉटन ये 2 कॉम्पिटिंग क्रॉप्स है, स्पेशली राजस्थान में, गुजरात में। वो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन रहेगा गवार का, और गवार की ज़मीन ये दोनों क्रॉप खाएंगे। तो मैं सेकंड हाफ में काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे लगता है गवार। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ग्वार आपको अच्छा लगता है। सर काफ़ी जब लग रहा है आपको, तो आपका काफ़ी कहाँ तक ले जाएगा ग्वार सीड को, किस प्राइस तक? मेरी काफ़ी की डेफिनेशन नॉर्मली 15-20% की होती है। 15-20% की? तो दोनों में सर, ग्वार सीड ग्वार गम दोनों में? गम थोड़ा डिलेड चलेगा, क्योंकि उसको री रेटिंग थोड़ी देरी से इसकी आती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट मार्केट है। गवार को पर्टिकुलर दोनों का फायदा मिलता है, प्रोटीन का भी यानी चूरी कोरमा का भी, हाँ। और गम का भी। तो प्रिफर्ड बेट वुड बी गवार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 7,000 के ऊपर जा सकता है ग्वार सीड का भाव? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये साल में 7,000 एफर्टलेसली जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपके लिए ग्वार पर है। आज मार्केट हालांकि थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, 33 रुपये गिरकर 6,320 के स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए राम। जी सर, आने वाले 1 महीने में सोयाबीन का क्या भाव रहेगा? 1 महीने में सोयाबीन का भाव बताइए भाविक जी। देखिए, फ्यूचर तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स अगर मैं कैश की बात करूँ तो 7,800 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि इजीली 8,100 से 8,200 तक हम देख सकते हैं आगे जाके। मेरा व्यू 1 महीने का है, 8,200 हम देख सकते हैं 1 महीने के अंदर। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर का नेक्स्ट वीक का क्या पोजीशन रहेगा? शॉर्ट की रहेगी या लॉन्ग की रहेगी? कॉपर नेक्स्ट वीक शॉर्ट या लॉन्ग, बताइए भाविक जी। कॉपर में देखिए अच्छा एक रिबाउंड आया है, और सारे बेस मेटल्स आज चले हैं, और मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक जो चाइना का जो लॉकडाउन का जो फैक्टर है, जिसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, आई थिंक वो ओवर है। अनलेस एंड अनटिल के चाइना में अगर लॉकडाउन थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड होता है या और सिटीज़ होती है, बट मैं अभी भी बुलिश हूँ। जब तक 810 ब्रेक नहीं करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन ही रखनी चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लग रहा है कि 850 का अपसाइड टारगेट है। आपको अगर पोजीशन लॉन्ग लेनी है तो 810 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग ले सकते हैं नेक्स्ट वीक के टारगेट के लिए, जो 850 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आशीष हैं, पूछिए आशीष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। बोल रहा हूँ सर, मेरा 2 सवाल है। एक है सोयाबीन पर कि सोयाबीन के दाम 9,000 रुपये कब तक हो जाएंगे, और सोया तेल पर सर कि आगे क्या तेजी रहेगी या ऐसे ही मैंने लेवल बाजार रहेगा? वीरेंद्र जी, आपका क्या व्यू है सोयाबीन और सोया तेल पर? दोनों चीज पॉलिसी डिपेंडेंट है। जैसे अर्जेंटीना ने अभी सोयाबीन तेल और सोया खल दोनों की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 33% कर दी है। आगे शायद वो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है तो मार्केट बढ़ सकता है। इंडियन मार्केट में भी मानसून बड़ा ट्रिगर रहेगा। 2 महीने में मानसून की स्टोरी भी चलेगी। फिलहाल कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डाउनसाइड रहे। प्राइस लेवल काफी ऊपर है, बट जो डिमांड रेस्ट्रिक्ट आना चाहिए वो अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है सोनू का, फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए सोनू। नमस्कार सर जी।
नमस्कार, पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये मस्टर्ड का क्या फ्यूचर होल्ड करता है, प्राइस अप रहेगा या डाउन? मस्टर्ड पे भी हमने बहुत लंबी बात की है। बीरेन जी आप बताइए सर, क्या लग रहा है सरसों का प्राइस, क्योंकि अभी जो मंडियों में दाम है सरसों के वो एमएसपी से ऊपर हैं, तो क्या प्राइस अभी आगे आप देख रहे हैं? इसमें डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। करंटली क्रशिंग पेरिटी एक टैंकर पे 60-70 हजार की है, वो बहुत ही फैंटास्टिक पेरिटी है। और क्रशिंग के लायक सिर्फ एक ही ऑयल सीड अभी बचा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड इसकी लिमिटेड है और यहाँ से शायद 10-15% मार्केट ऊपर जाना चाहिए। फसल बड़ी है लेकिन सामने डिमांड और भी अच्छी है। ठीक है, राजेश हैं आप हमारे साथ, पूछिए राजेश जी। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। मेरी सवाल बीरेन वकील जी से है कि अपना कैस्टर सीड में 8,000 का भाव मुमकिन है क्या 3-4 महीने में? कैस्टर सीड में 8,000 का भाव मुमकिन है क्या, ये आप जानना चाहते हैं कैस्टर में। बीरेन जी बताइए, कैस्टर का भाव वैसे 7300 के आसपास या 7250 के आसपास तो आप कह ही सकते हैं कि ट्रेड कर रहा है। 8,000 का भाव मुमकिन है क्या कैस्टर में? दो पहलू है इसमें। एक तो चाइनीज डिमांड कैसी रहती है, अगर हमारा मानसून कमजोर रहा थोड़ा भी तो ये ऊपर जा सकता है, बट चाइनीज डिमांड कमजोर रही तो ये 8,000 की पॉसिबिलिटी कम है। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी ओवरऑल कम है, डाउनसाइड की ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, तो आप कहेंगे डाउन साइड की संभावना ज़्यादा है, मतलब ये कि दाम अभी कुछ और कैस्टर के कम हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेचुरल गैस एक काउंटर, यहाँ पर कुछ ट्रेड आप देख रहे हैं अभी भाविक जी? नेचुरल गैस में ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी बाय करना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर हमने देखा तो नया हाई बना है एटलीस्ट इंट्राडे और वहीं उसके आसपास ही चल रहा है। तो ओवरऑल 26 अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 403 के करीब आता है, तो 398 के स्टॉप लॉस से इंट्राडे लॉन्ग कर सकते हैं और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 412 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट का मूड माहौल आगे कैसा रहेगा।